काम से कभी कोई नहीं थकता। बिल्कुल सही कहा। लेटेस्ट चल रहे हैं धूमधाम वाले। फिल्म लाइन में लड़कियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर कोई जेन्युइन आदमी है तो। लेकिन आपको अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान क्यों है? आवाज अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप गद्य के रूप में सुन सकते हैं। तो कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं? कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऑल इज वेल। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीरो फिल्म प्रोडक्शन पर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं अखिलेश श्रीवास्तव सर, जो कि बैंक में ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे एक्टर एवं सोशलिस्ट हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। रतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया पॉडकास्ट के लिए। दर्शकों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमारी फिल्म जो अभी 60 फिल्म आई थी बंटवारा 5 दिन पहले, उसको 2 ही 3 दिन में आप लोगों ने हिट साबित कर दिया। उसके लिए आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं सर आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में अपने दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे नीचे से लेके आज यहाँ तक की ऊंचाई को प्राप्त किया है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और बैंक में अपने मेहनत, परिश्रम और बेटर कस्टमर सर्विस देते हुए मैंने बैंक के और एग्ज़ाम्स पास किए, जिस पे मुझे मेरा प्रमोशन हुआ और मैं सीनियर मैनेजमेंट तक पहुँच गया। लास्ट में मेरी पोस्टिंग मुंबई में थी, तो मुंबई में मुझे काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई। वहाँ पे मुझे ये उन लोगों ने बोला कि आप जो है बैंक के बाद आप इसमें कर सकते हो, फिल्मों में या रोल कर सकते हैं अच्छे। तो उस समय मैं मोटिवेट हुआ और फिर मैंने एंकरिंग करी, ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू लिए डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के और मॉडल्स के, फैशन डिजाइनर्स के। तो उसमें से कई डायरेक्टर्स ने मुझे कॉल किया कि आप मेरी फिल्म में काम कर सकते हैं, और मैंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जी जी, ये मैंने देखा भी सर आपने कि जो आपने एक्टिंग की, आपने बंटवारा फिल्म की बात हो या बहुत सारी फिल्में आपने की, उसमें आपकी एक्टिंग बहुत ही उम्दा लेवल की रही। क्योंकि हमने जब बंटवारा फिल्म भी रिलीज की थी तो उसमें हमने देखा कि कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट आपके बारे में थे कि आपकी ये एक्टिंग का डायलॉग बहुत अच्छा था या आपका ये डायलॉग अच्छा था। तो क्या आप उससे रिलेटेड कोई डायलॉग बोलना चाहते हैं? हाँ, अब दर्शकों ने पसंद किया है तो मैं जरूर बोल दूंगा। मैं आपको बंटवारा फिल्म का स्टार्टिंग में जो डायलॉग है, जिस दिन माँ की बरसी के दिन लड़का जो है ऑफिस जाते समय और वो बोलता है कि मुझे ज़मीन बेचनी है, तो उसी समय का मैंने जो डायलॉग बोला था वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जी जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? क्या बात है सर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा ये डायलॉग। तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की सर आपने बंटवारा फिल्म में। तो इसी के सिलसिले में हम बात करते हैं कि आपकी जो कई सारी फिल्में आ रही हैं जिसमें आपने काम किया है, जो आने वाली, तो उनके बारे में आप बताइए कुछ। मैंने सफ़र की शुरुआत जो है साथ तुम्हारा फिल्म से करी थी, जो कि 60 फिल्म थी और उसको राजीव प्रकाश उसके डायरेक्टर थे। जी जी। उसके बाद लगातार फिर अच्छा होता गया। फिर एक लव मैरिज अरेंज मैरिज करी थी, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। उसमें नीला मोलेलकर जो कि मुंबई से आई थी, उन्होंने ड्रीम गर्ल में और भूल भुलैया 2 में काम किया, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला था। जी जी। फिर एक और भोजपुरी फिल्म करी थी। भोजपुरी फिल्म जो थी माटी रंगाई खून से। उसके बाद फिर एक और अवधी फिल्म करी थी, पिया की मेहंदी। जी जी। उसमें मैंने डीएम का रोल अदा किया था। तो एक फिल्म आपकी जीरो फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू भी आ रही है, उसका जो आस्था फिल्म की बात चल रही है, उसमें भी आपका एक बहुत अहम रोल है। वो फिल्म भी बहुत जल्दी आ रही है मार्केट में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीरो फिल्म प्रोडक्शन है उसके डायरेक्टर हमारे रतन शर्मा जी हैं। जी जी। और इन्होंने बंटवारा फिल्म इन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। थैंक यू। इनका डायरेक्शन इतना बढ़िया था जिससे कि मेरा रोल और उभर के सामने आ सका। और आस्था भी इन्हीं के जीरो प्रोडक्शन से आने वाली है, उसमें भी मेरा रोल अच्छा ही होने वाला है। और अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि बंटवारा से भी और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। सर मैंने आपका एक पोस्ट देखा था फेसबुक पे जिसमें आपने सोशल वर्क के बारे में बताया है। तो सर आज आप अपने दर्शकों को सोशल वर्क के बारे में क्या बताना चाहते हैं? दरअसल मैं सोशल वर्क में बहुत पहले से फ्रॉम वेरी बिगनिंग बैंक में था, तब भी मुझे
शौक था कि कुछ ना कुछ करें, लेकिन बैंक में इतना बिजी रहने के कारण टाइम नहीं निकल पाता था। जी। फिर भी मैंने एक ऐसा टाइम स्लॉट रखा था कि 5 बजे से 6 बजे, जब बैंक का काम खत्म हो जाता है 4 बजे, तो उसके बाद मैं 5 से 6 कस्टमर्स के लिए जो कि ओल्ड एज थे, उनसे मैंने मिलने का समय रखा था कि वो कुछ भी अपनी समस्या बैंक की, घर की या कुछ भी मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं अपने भरसक जो भी प्रयास करके उनका सोल्यूशन देता था। तो लेकिन बैंक में फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर पाया, और उसके बाद जो है मैंने ये भी कोशिश करी कि ज़्यादातर मैनेजर्स अपने पास पासबुक प्रिंटर नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो है कोई भी जो है हमारे जो एजेड कस्टमर थे, वो उनको क्यू में लगने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उनके लिए मैंने स्पेशली अपने पास एक प्रिंटर लगवा के और ये किया कि मतलब बैंक से पहले और बैंक के बाद अगर कोई भी बहुत ओल्ड एज है तो मुझसे पासबुक प्रिंट करा सकता है। तो इस तरह मैंने कोई सामाजिक कार्य में थोड़ा थोड़ा योगदान दिया था। लेकिन बैंक के बाद जब मैं फ्री हुआ तो मुझे लगा कि समाज से ही हम लोग की उत्पत्ति है, समाज से ही हम लोग को सारे अपने सुख सुविधा और चीज़ों मिलती हैं, तो हम लोग को समाज को रिटर्न करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो उस पे जो है मैंने लखनऊ में जब मेरा यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैंने उसमें जो है 1-2 NGO से ज्वाइन किया जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सृजन फाउंडेशन जो है वो ओल्ड एज पीपल को रख रहे हैं अपने यहाँ, स्नेहधारा करके उसमें, तो उसमें भी मैंने जाके उनको सहयोग किया। हाँ, और मुझे अच्छा लगा कि मतलब अपने घर में लोग वृद्ध माँ बाप को रखने में दिक्कत होती है, वहाँ पे 8 से 10 लोग जो है उन्होंने रखे हुए हैं। तो सृजन फाउंडेशन और स्नेहधारा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो मैं उनके साथ भी जुड़ा। बहुत अच्छा। उसके बाद एक उन्नति फाउंडेशन है, वो नए लोगों को स्टार्स बनाने में उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा जुड़ा। और उन्होंने जो स्लम एरिया है उसमें जाके 15 अगस्त मनाया, 26 जनवरी मनाई, इस तरह वहाँ के बच्चों को प्रमोट किया। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएं या बहुत आगे चले जाएं तब कुछ सामाजिक कार्य करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी लेवल पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। हम अपना जैसे पास के बच्चों को पढ़ा दिया या किसी बुजुर्ग का कोई हेल्प कर दी, तो ये भी सामाजिक कार्य ही है। तो ऐसा नहीं कि हम सोचें कि कोई हम बहुत साल बाद और कुछ एक NGO बनाएंगे तो करेंगे, बिना NGO के भी हम कर सकते हैं। नहीं, ये बात तो सही कहा सर ने, क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी सामाजिक वर्ग के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी तो आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं तो आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात बताएं दोस्तों, कभी कभी आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि आप सामाजिक वर्ग में पार्टिसिपेट करिए और समाज को आगे मदद करिए। दोस्तों, ये मोटिवेशन पे इन्होंने बताया, तो रतन जी भी हमारे जो है पॉडकास्ट के जरिए अपना काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को, और अपने मोटिवेशनल वीडियो बना के, रील बना के भेजते रहते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए दोस्तों, पॉडकास्ट करने का मेरा मतलब भी यही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे और सर के या ऐसे आने वाले बहुत सारे गेस्टों के अनुभव से हम सब कुछ सीख कर अपने जीवन में अप्लाई करें और हम भी आगे बढ़ सकें। कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं और कभी कभी हम लोग ऐसा फील करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब बहुत थक गए हैं, अब ऐसे कैसे करना है, फिर क्या काम करें, फिर कैसे कर पाएंगे। लेकिन सर को मैं देखता हूँ कि हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा किसी भी फील्ड में ले लीजिए वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सर इसके बारे में आप बताइए, इसका क्या राज है? आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और आप एकदम हमेशा तैयार रहते हैं, उसके बारे में सर कुछ बताइए। एक्चुअल में इसमें जो हमारे हिसाब से मुझे ये लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिसिप्लिन खाने में और व्यायाम में, सुबह उठ के, और अपना जो है सारा वर्क जो भी आपको मिला है, जॉब जहां आप करते हैं वहां पे पूरी लगन और श्रद्धा से पूरे काम करें, तो आप में ऑटोमेटिकली ऐसा बनता जाता है जो इनबिल्ट हो जाता है। फिर आप उसको चाहे जहां कंटिन्यू करेंगे, जो भी काम आपको मिलेगा। तो आजकल बच्चों में थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है। मतलब जैसे सुबह कभी भी 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, और मतलब जैसे अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगी, एक टाइम नहीं रहेगा कि कब तक रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये इट इज बैड, है ना। तो ऐसे में मतलब मेरा तो ये कहना है कि जैसे आप करें, मोबाइल भी देखें, बाकी चीज़ें भी देखें, फिल्म भी देखें, लेकिन जो सुबह की डिसिप्लिन है, खाने की डिसिप्लिन है, व्यायाम की डिसिप्लिन है, अगर ये रेगुलर नहीं करेंगे, अपने को डिसिप्लिन्ड नहीं बनाएंगे,
तो फिर आप आगे बहुत जल्दी ही चल के मतलब एकदम टायर्ड फील करने लगेंगे। और काम जो भी है आपका, जिस भी वर्क को आप कर रहे हैं, सर्विस में है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट में है, पूरी श्रद्धा और लगन से पूरे डेडिकेटेड होके वहां पे काम करें, तो अपने आप आपको एनर्जी मिल जाएगी। काम से कभी कोई नहीं थकता, बिल्कुल सही कहा सर। थकता है बिना काम के। तो जैसे कि सर फिल्मों की बातें हो रही हैं, तो मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जो भी नए बच्चे फिल्मों में आना चाहते हैं, अगर फिल्मी चकाचौंध देख के और वहाँ पे जैसे पेपर में पढ़ते हैं ये 100 करोड़ की है, ये 200 करोड़ की है, तो सोचते होंगे कि सभी को बहुत पैसे मिलते होंगे। तो ये सोचना गलत है, क्योंकि जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और पहले आपको इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो जो आपका 4-5 साल का कैरियर होता है उसमें आपको बहुत कम उसमें चांसेस मिलते हैं और पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जब आप में कोई जुनून हो जी, तभी आप जो है इस लाइन को चुने। और उसके लिए अपना ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक ठीक है और आप आ गए, आप अपना वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे बनाएं, मोबाइल पे बनाएं, उसको खुद देखें, अपने देखें कि आप कुछ एक्चुअल में कुछ कर पा रहे हैं, कुछ डायलॉग आपके ऐसे बोलें जो कि आप कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर आप आगे बढ़ें। या आप किसी से राय ले सकते हैं, आसपास के लोगों को बता सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और या फिर कोई ट्रेनिंग स्कूल हो तो वहाँ अटेंड कर लें, ताकि आप अगर एक वेल ट्रेंड होके आएंगे, जैसे जो ड्रामा स्कूल्स हैं और थिएटर कर सकते हैं, मतलब आसपास आपके नियरेस्ट थिएटर्स हों कोई। सर मेरा एक प्रश्न और है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो लोग लड़कियों को फिल्म लाइन में जाने से मना करते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? फिल्म लाइन में लड़कियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या सुझाव है, क्या राय है आपकी? एक्चुअल में ये है कि उसमें जो बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फिल्म से अटैच नहीं हैं और ऐसा अपने को शो करते हैं कि वो फिल्म से अटैच हैं, और वो अपने आगे डायरेक्टर लिख लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर लिख लेते हैं, और वो अपने फेसबुक पे आईडी बना के और ऐसे कर लेते हैं। तो उसमें लड़कियां या ऐसे लोग जो है वहाँ पे उनको अपने नंबर्स और अपने जो है बायोडाटा दे देते हैं। तो इन लोग अगर आपको पता लगाना जरूरी होगा कि वो सही है नहीं है, उनकी बाकी पोस्टें देखें, सिर्फ उनके ऊपर नाम देख के, और उनकी आईडी लॉक रहती है तो आप देखने नहीं पाते, आप सिर्फ ऊपर देखते हैं डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, और आपको लगता है कि वो सही है। तो ऐसे लोगों को अगर आपने नंबर दे दिया तो हो सकता है आपसे वो सिर्फ कॉल करके एक संबंध बनाना चाहते हो, उनका कोई उससे मतलब नहीं है। तो आप पहले मतलब देखें कि वो एक्चुअल में है कि नहीं है। हाँ, ये चीज जानना जरूरी है कि वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि उनके जैसे सर ने बताया पोस्ट के बारे में, पोस्ट आप देख सकते हैं, उनके वीडियोस देख लीजिए, उनसे उनका बैकग्राउंड डेटा पूछ लीजिए, सर आपने कौन सी फिल्में रिलीज की है या फिल्म में आपने कौन सी फिल्में बनाई, ऐसा कुछ ना सर। अजय, उसमें ऐसा नहीं कि मतलब आपको उत्सुकता हुई, आप किसी से भी अटैच हो गए, पता लगा आप ऐसे भी लोग हैं जिनको आप डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर समझ रहे हैं, वो खुद ही दूसरे से रोल मांगने गए, और वो पता लगा वो खुद ही मांग रहे हैं दूसरे से, तो आपको कैसे दे सकते हैं? तो ये फिर वो आपको गुमराह करेंगे, आपसे पैसे ले सकते हैं, आप तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आप गलत लोगों से दूर रहें, तो और विशेष करके लड़कियां तो विशेष करके दूर रहें, क्योंकि उनमें सेफ्टी के लिए लड़के तो मान लीजिए लड़ झगड़ सकते हैं, लड़कियां तो उतनी लड़ झगड़ नहीं सकती, तो फिर गलत वो ना चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका विचार तो यहाँ पर सही है सर। तो मतलब कि लड़कियों को फिल्म लाइन में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है कि कैसे वो वहाँ पर सेफ्टी फील कर सकती हैं, कैसे वो वहाँ पर उनसे डाटा ले सकती हैं, कैसे उनसे पूछ सकती हैं कि सर आपने किस किस फिल्म में काम किया, ऐसे कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं। तो आप आजकल जागरूक हैं, इंटरनेट का दुनिया है, तो उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। वो भी है, प्लस ये है कि अगर कोई जेन्युइन आदमी है तो उसके पास कोई स्क्रिप्ट होगी, कोई मतलब ऐसे हवा में बात करने से नहीं ना, वो स्क्रिप्ट मानिए कि स्क्रिप्ट क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो आप आ जाइए आपको हम दे देंगे, और वो ऐसा ठीक है नहीं, आप मुझे रोल बताइए। इसमें एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि आप जैसे जो फिल्में, जैसे अभी हम लोग की फिल्म रिलीज हुई तो आपने इसमें देखा डायरेक्टर कौन है, रतन शर्मा है। रतन शर्मा को जाके सर्च करिए तो आपको इनके वीडियोस मिलेंगे, इन्होंने कम से कम 400 से 500 वीडियोस जो है अपने एल्बम के बना डाले। तो अगर इसका मतलब कि इनको एक्सपीरियंस है, इनके हिट हैं, लाखों इनके व्यूअर्स हैं, तो अगर इस तरह का अगर आपको आदमी मिलता है तो वो जेन्युइन होगा। और अगर आपको ऐसा आदमी मिलता है जिसका कि कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उससे अगर अटैच होते हैं तो आपका नुकसान निश्चित है।
तो सर की ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मेरे बारे में हो या किसी भी डायरेक्टर के बारे में हो या किसी एक्टर के बारे में हो, आप खुद जानते हैं आज के समय में किसी ने अगर बताया कि मैं एक्टर हूँ तो उसका कोई वीडियो तो होना चाहिए। अगर वो बता रहा है कि वो 2 साल से एक्टिंग कर रहा है तो उसका कुछ तो डाटा होना चाहिए ना, तभी तो आप बिलीव करेंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि हाँ उसका क्या डाटा है, उसने कितने दिन का एक्सपीरियंस किया है या उसके पास कितना जेन्युइन सिस्टम है। तो उसके बाद उनसे आप जुड़िए और उनके साथ काम करिए। तो समाज के लिए आपकी क्या राय है? समाज को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वो किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे जिससे कि वो अपने करियर में बढ़ सकता है, वो अपने फैमिली स्वभाव में बढ़ सकता है? ऐसा उसके बारे में कुछ आप शेयर करिए। समाज के लिए मतलब बेस्ट थिंग ये है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन ना बनाए। जैसे होता है कि हम देखते हैं कि भाई तुम बड़ी नौकरी करो, बड़ा बिजनेस करो, तो इसमें फिर वो पैसे की ओर उसका झुकाव हो जाता है और फिर वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता। आपके पास पैसा तो आ सकता है लेकिन खुशी और सक्सेस 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर उसमें जैसे आप शांति आपको कहाँ मिल रही है, खुशी आपको कहाँ मिल रही है। अगर आप देखिए फिल्म वाले हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेज हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई खुशी नहीं मिल पा रही है। खुशी कभी पैसे से नहीं मिलती। तो समाज को चाहिए उसमें अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये समझाएं कि आप वो काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, जिसमें पैसे ज्यादा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बहुत मोटिवेटेड करने वाला जवाब है यहाँ पर कि आपको किस चीज़ में खुशी होती है, किस चीज़ में खुशी मिलती है, उस चीज़ को आप आगे जीवन में करिए ताकि आप लंबे समय तक उस काम को कर पाएँ। आपने सर एक्टिंग की, यूट्यूब चैनल्स पे काम किया, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन आपको अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान क्यों है? और पर्सनल यूट्यूब चैनल पर सर क्या डालते हैं और क्या काम करते हैं सर आप यूट्यूब चैनल पर? दरअसल मैं 7-8 कंट्री घूम चुका हूँ और इंडिया में भी लगभग 2-3 जगहों, पटना, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, इनको छोड़ के और मैक्सिमम जगह मैंने इंडिया में भी घूमा हुआ है। जी जी। तो मुझे ये लगा कि बहुत से लोग जो है वो फॉरेन कंट्रीज नहीं जा पाते या इधर नहीं जा पाते, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल अमेजिंग टूर वीडियो बाई एके करके बनाया, जिसमें मैंने उस कंट्री के जो बेस्ट इवेंट्स हैं जी जो कि देखने लायक हैं वो मैंने उस पर डाले ताकि आप घर बैठे उसको देख सकें। अभी मैंने एक नियाग्रा फॉल देखा था यूएसए में जाके, उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। रेनबो उसके साथ जो है पूरे नदी को कवर करता हुआ, मतलब उतना बड़ा रेनबो हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो वो फॉल के, वाटरफॉल के साथ जो रेनबो ऐसे दिखाया है वो, और उसके साथ तो वो गाना बहुत प्यारा सा लगा है। तो इंस्टाग्राम भी मेरा अखिलेश श्रीवास्तव 59 के नाम से है। रील्स भी हमने दरअसल इसलिए बनाई थी कि मतलब आप जो डायलॉग बोलते हैं अगर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बोल के और फिर उसको सुनेंगे तो फिर उससे पता लगेगा लोगों के क्या व्यूज हैं। तो उसमें मैंने डायलॉग्स पे ज्यादा रील्स बनाई है इंस्टाग्राम में। और कुछ तो मतलब गाने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है कि कभी कभार स्टेज पे या कई जगह मुझे लखनऊ में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया और कई जगह स्टेज पे कहा गया। तो जब चूंकि फिल्म लाइन से है तो कभी भी कोई कुछ भी कह सकता है कि मतलब आप ये परफॉर्म कर दीजिए या ये गाने गा दीजिए, तो फिर उसमें मैंने छोटे मोटे गाने की प्रैक्टिस करी। मतलब आप देखिए कितना डेडिकेटेड है कि उनको ये चीज़ मालूम है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम कितने बखूबी डिसिप्लिन, जो उन्होंने बात की थी अभी कुछ देर पहले, कितना डिसिप्लिन से निभा रहे हैं दोस्तों। और हम आप क्या करते हैं, कभी कभी हमने सोचा हम एक्टर हैं बस बन गए और जो आएगा वो देख लेंगे। नहीं दोस्तों, डिसिप्लिन फॉलो करिए, आप अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करिए, एक्टिंग की प्रैक्टिस करिए और उसे आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं और लोगों से रिव्यू ले सकते हैं कि मेरी एक्टिंग कैसी है और मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है। ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं ताकि वो लोग अपने करियर में आगे बढ़ने पाए। तो आज की नई युवा पीढ़ी है, उनको कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि वो अपने करियर में कैसे काम करें, वो अपने जीवन में कैसे मेहनत करें। उसमें एक तो हम ये कहना चाहेंगे नए युवाओं से कि जैसे जो आजकल सिंगल फैमिली कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बेटर नहीं है। जॉइंट फैमिली ऑलवेज बेटर होती है। जॉइंट फैमिली से हमको अपने बुजुर्गों से जो उनकी एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। अब हम जो नए बच्चे हैं वो बुजुर्गों के पास बैठना कम कर दिए हैं, उनसे मिलना जुलना कम कर दिए हैं, तो वो जो उनके ज्ञान है बुजुर्गों के पास वो उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है
कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों के पास समय दें, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। दूसरी चीजें ये है कि जो भी आप देखते हैं कि जो फिल्मों के गाने होते हैं ये होते हैं, इसमें कई में बहुत पुराने जो सब गाने होते थे बड़े मोटिवेशनल टाइप के होते थे। अभी संजू पिक्चर में आपने देखा था तो उनके फादर सुनील दत्त जो है वो गाने सुना सुना के उनको मोटिवेट करके फिर से उनको ड्रग्स से निकाल के बाहर ले आए। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप गाने की 2 लाइन अपने दर्शकों को सुनाइए और उन्हें मोटिवेट करिए। एक गाना मुझे बचपन से जब से सुनता हूँ तो वो थोड़ा प्रेरित करता है। मैं आप लोगों के सामने वैसे कह देता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप गद्य के रूप में सुन सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब आप देखिए इसमें जो है खुद ही आप देखें गाने को जब आप कई बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब हमको अच्छे काम करने चाहिए, भगवान से मतलब बता रहा है हमसे कोई गलती ना होने पाए। तो जब आप इस तरह का सोचेंगे कि आपसे गलती ना हो तो आप किसी भी गलत लाइन में जाने से बचेंगे। बिल्कुल, क्या बात है सर, आपने वो गाना चुना सर। ये हमारे स्कूल की प्रेयर थी। जब हम लोग क्लास 6 में थे तो हम लोगों के स्कूल में इसकी प्रार्थना कराई जाती थी कि हम जब सुबह जाते थे स्कूल में तो लाइन लगी। वो बात आज मुझे देखिए रिलेट कर रही है आपकी इस गाने से कि सही, जब हम किसी भी गाने को सुनते हैं तो हमें मोटिवेट करता है, और हम कैसे गाने सुनते हैं ये भी हमारे जीवन में जरूरी है। गानों का चयन है, किस सब्जेक्ट का चयन है, किस तरह की मोटिवेशनल वीडियो का चयन है, ये बहुत जरूरी है। नहीं, पेरेंट्स को ये चाहिए कि मतलब जैसे बच्चों को मोटिवेशनल गाने, म्यूजिक जो हमारे पुराने संगीतकार और गीतकार लिख गए हैं उनको सुनाने से वो ऑलवेज बेटर होंगे, बजाय इसके कि जो आजकल के लेटेस्ट चल रहे हैं धूमधाम वाले, तो उससे और इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि हर मैदान फतेह का जो सॉन्ग था जब हम लोगों ने सुना था, आपने देखा होगा कितना मोटिवेट हुए हम सब। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में एक सॉन्ग था हम लोगों के लिए, वो कि जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऑल इज वेल। तो इन गानों ने हम लोगों के जीवन का एक उद्देश्य ही बदल दिया था। तो इस तरह के गानों को सुनना बहुत ही जरूरी है। सही बात है। जब भी आप मतलब लगे कि आप बहुत परेशानी में हैं, आप अपना दिल पे हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो अपने आप ही आप फील करने लगेंगे कि थोड़ा कम हो गया है कष्ट। सर आपने जैसे कि आपने एक्टिंग करके भी दिखाई आपने, तो सर क्या कोई और भी आप डायलॉग करना चाहते हैं किसी फिल्म का, कोई किसी भी एक्टर को जो आप फॉलो करते हो उनके बारे में? एक्चुअल में मुझे जो है पुराना एक्टर्स में एक राजकुमार बहुत पसंद आते थे, क्योंकि वो अपने डायलॉग के लिए ही जाने जाते थे। तो मैं वैसे तो डायलॉग में उतने तगड़े नहीं बोल सकता, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी उसके बाद मुझे डायलॉग के बारे में अच्छे लगे। और फिर इधर सनी देओल हैं, सनी देओल के भी डायलॉग देखिए, गदर 2 इतनी हिट हो गई और सारा हो गया। तो हम आपको राजकुमार और उनके शत्रुघ्न सिन्हा के एक डायलॉग सुना दे रहे हैं। और न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा तो बस डरता है उस परवरदिगार से। क्या बात है, क्या बात है सर। और एक और था उसका जो है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है, मेरी तरफ से तालियां हैं दोस्तों। आप लोग भी कमेंट में तालियां बजाइएगा, कमेंट में आप कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या डायलॉग रहा, कौन सा डायलॉग आपको पसंद आया। सर कोई और भी डायलॉग आप कहना चाहते हैं? आपने गदर की बात छेड़ी है, तो क्या सर एक गदर का भी, क्योंकि उसमें तो बहुत ही लाउड वॉइस में वैसा एक्ट किया गया, तो कोई आप एक गदर का डायलॉग बताइए सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा दोस्तों, सही बात है, क्या बात है। वो डायलॉग भी बहुत अच्छा है और सच में हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहने वाला है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा आपने एक्ट किया। थैंक यू, आपने बुलाया और दर्शकों ने इतना समय दिया, मुझे देखा। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें और आने वाली मेरी फिल्मों को देखें और उसमें अपने सुझाव दें, जहाँ जहाँ मुझसे गलती हुई या मैं अच्छा कर सकता था उसके बारे में अपने कमेंट्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सर, आपका अपना कीमती समय हमारे चैनल पर देने के लिए। और सर आपकी आने वाली फिल्मों को हम लोगों की तरफ से बहुत 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 बेस्ट विशेष। और साथ ही साथ सर आप हम लोगों को भी प्रेरित करते रहिए ताकि हम लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ करने पाएं। धन्यवाद।